मिस हो जाती है। ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको बता रहा था, हाँ सुबह की क्लास 8:15 की एक क्लास है। मैंने बोला था आज से आपको कंटिन्यू करना था, हालांकि आज उसमें जस्ट प्रिज्म स्टार्ट हो पाया है, कुछ आपका निकला नहीं है। वो क्लास आपको सबको करनी है, सुबह वाली क्लास 8:15 की। कई बच्चों ने करी भी है, और प्रिज्म की जस्ट स्टार्टिंग हुई है, यहाँ से आपको सब समझ में आएगा ऑप्टिक्स में। मैंने आपको बताया टाइम हमारे पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं। यू हैव टू कंटिन्यू इन बोथ द बैचेज, जिससे सिलेबस आपका आराम से कंप्लीट हो जाए। जैसे अभी चल रहा है ना, उसी पेज से मैं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा काफ़ी सारे, और जल्दी ही मेरे ख्याल से 10-15 दिन में लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा, तो फिर वो दोनों क्लास को कंबाइन कर लेंगे एक साथ। बीच में एक 10 मिनट 5 मिनट का एक हम ब्रेक लिया करेंगे, और एक एक घंटे की 2 क्लास कंटिन्यूस किया करेंगे, ठीक है। तभी आपका कोर्स अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो 8:15 से सुबह की क्लास है, उसमें प्रिज्म स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे आज क्लास में नहीं थे वो कल से क्लास शुरू कर दें, आपके फायदे का बता रहा हूँ। अदरवाइज फिर मार्च में अप्रैल में फिर आपका कोर्स चलता रहेगा और आप सबसे पीछे रह जाओगे। बाकी बच्चे कर रहे हैं, आज मोस्टली बच्चे थे, एक दो को शायद मेरा मैसेज बच्चों को नहीं मिल पाया, उनको मैं बता दूं। अभी प्रिज्म जस्ट स्टार्ट हुआ है, कुछ भी नहीं निकला है, केवल हेडिंग और प्रिज्म होता क्या है इसके बारे में मैंने समझाया है, ठीक है। तो आज से स्टार्ट मतलब कल से सुबह की क्लास भी करनी है 8:15 से लेके और 9:30 तक, 1.25 घंटे की क्लास होती है सुबह वाली, और शाम की ये क्लास 1 घंटे की 7:30 से 8:30 वाली शाम को। दोनों क्लासेज आपको करनी है, तभी कोर्स हो पाएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं इतना सर स्ट्रेस नहीं ले सकता, मैं एक ही में कंटिन्यू करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप एक में करिए। फिर उधर मैं मार्च अप्रैल में कोर्स को जब पढ़ाऊंगा तो फिर आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि 5 महीने में ही सारा करा दो, तो मैं बाकी बच्चों के साथ ये धोखा नहीं कर सकता कि 5 महीने में कोर्स को फीस ले लूँ और जल्दी जल्दी सिलेबस उड़ा दूँ, वो नहीं कर सकता। अच्छे से ही कराऊंगा, ढंग से कराऊंगा, बस आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। टाइम कम है इसलिए 2 घंटे क्लास होगी, एक सुबह एक शाम को। लेकिन जैसे ही ऑफलाइन शुरू होगा दोनों क्लास एक साथ करूंगा, जिससे आपको 2 बार नहीं आना पड़ेगा, मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ। या तो शाम को क्लास रखेंगे, और शाम को क्लास का टाइम ऐसा होगा कि जो लड़कियां हैं वो मुझे पता है नहीं आ सकती, कि 7:30 का टाइम मैं रख दूं, नहीं रखूंगा। या तो सुबह का ही टाइम रखेंगे हम, 8 बजे 9 बजे के आसपास लगातार क्लास होंगी, 5-10 मिनट का बीच में एक ब्रेक ले लिया करेंगे, क्योंकि 2 घंटे क्लास काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और कन्वीनियंट टाइम होगा, आप सबको सूट करे, ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए कोई इनकन्वीनियंट टाइम। अभी तो घर से आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन, किसी भी टाइम में, रात को 9 से 10 भी पढ़ाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोचिंग जब ऑफलाइन शुरू होगी तब नहीं रख सकते, तो कन्वीनियंट टाइम होगा, आपके सबके लिए सुविधाजनक टाइम होगा, किसी को परेशानी ना हो, ठीक है। तो वो मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ, बाद में किसी के मन में ये आ रहा हो थॉट कि सब क्या होगा, ये कुछ सब मत सोचो, ये सब चीज़ें मेरे लिए हैं, मुझे सोचने दो, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो जिससे तुम्हें डिसकम्फर्ट हो। डिसकम्फर्ट सिर्फ होगी पढ़ाई को लेके, क्योंकि पढ़ना कोई चाहता ही नहीं है। जिस दिन पढ़ाई में मजा आना शुरू हो जाएगा, सिलेक्शन होने के चांसेस बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई को छोड़ के सब चीज़ों में मजा आता है, हर चीज़ में मजा आता है, गेम खेलने में, वीडियो गेम खेलने में, फ्री फायर खेलने में, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने में, पबजी खेलने में मजा आता है, यूट्यूब पे वीडियो देखने में, बनाने में, है ना। तो और अपने अपने शौक होते हैं, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, सब चीज़ों, पढ़ाई को छोड़ के सब चीज़ में मजा आता है कि नहीं। लेकिन पढ़ाई में भी अगर मजा लेने लगोगे, इंटरेस्ट लेने लगोगे, तो आपका जो सपना है वो सच होता दिखने लगेगा। तो थोड़ा सा 1-2 साल अपने आप को इन चीज़ों से कोशिश करो, थोड़ा सा रिफ्रेन करो, बचा के रखो, बहुत टाइम मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने खुद बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, तो वहाँ आपको खूब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने को मिलती है, सब मतलब म्यूजिक, डांस, गाना, वहाँ क्लब्स वगैरह रहते हैं, बच्चों के बने हुए होते हैं, उनमें आर्ट है, आपकी जो भी हॉबी, स्पोर्ट्स है, हर चीज़ करने को मिलेगी। ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में भी आप देखते होंगे, एसएन मेडिकल कॉलेजेस में वगैरह बहुत सारे म्यूजिकल फेस्टिवल होते हैं, वो सब चीज़ें आपको करने को मिलेंगी। आप अपनी हॉबी को परसू भी कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन कुछ दिन के लिए थोड़ा सा रिफ्रेन करना होगा। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम में आपको कभी बोरिंग लग रहा है तो करिए, वो भी ज़रूरी है, अपना माइंड फ्रेश करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उसको 4-4 6-6 घंटे केवल उसी पे आप टाइम खराब कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी इन चीज़ों से बचा के रखो अपने आप को। अभी लॉकडाउन है, ठीक है, घर पे हो, बोर हो रहे हो, घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो करें क्या, मजबूरी है। खैर एनीवे, चलिए अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ इसमें। सबसे पहले तो कुछ एंगल में बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे, और एंगल है जैसे थीटा,
की वैल्यू 0, या ऐसे समझो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ये वैल्यू वैसे तो आपको पता होंगी पर फिर भी मैं लिखा देता हूँ। cos 0 की वैल्यू +1 होती है, cos 30 की वैल्यू +√3/2 होती है। इनमें आपको सारी वैल्यू वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आती होंगी, और अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं। अब याद रखना, cos 90 की वैल्यू 0। इसके बाद आता है आपका cos 120 डिग्री -½ cos 135 माइनस का 1/√2 cos 150 माइनस का √3/2 और लास्ट cos 180 -1। देखो मैं आपको एक चीज इसमें दिखाना चाहता हूँ। जैसे cos 0 है, इसकी वैल्यू +1 है, और इधर cos 180 है, इसकी वैल्यू -1 है, और 0 180 का सम 180 है। इसके बाद इधर आ जाओ cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस में, और cos 150 की वैल्यू -√3/2, और 30 और 150 का सम 180। ऐसे करके याद रख सकते हो, यानी कि 30 150 का 180 हो रहा है, और वैल्यू प्लस और माइनस में। फिर cos 45 और इधर 135। ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में, याद करना ही पड़ेगा। हाँ ये है कि अगर किसी को नहीं आता तो आगे मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी एंगल की वैल्यू निकालना सिखा दूंगा। अगर नहीं आता है, और आता है तो बहुत अच्छी बात है, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने लिखा दिया। तो cos 45 और 135 में बस अंतर ये है कि उधर प्लस की वैल्यू है 1/√2 और इधर माइनस की वैल्यू है -1/√2। 135 45 का सम 180। फिर आपका आ जाता है 60, cos 60 और इधर 120। तो 60 और 120 मिला के 180, और एक की वैल्यू +1 सॉरी, और एक की वैल्यू -½ ठीक है। और ये फिर आपका cos 90 तो आप जानते हो 0। इनमें जो ज़्यादा इस्तेमाल होंगी सबसे ज़्यादा, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली। 5 वैल्यू तो आपको पक्का याद होनी चाहिए। cos 0 +1, cos 180 -1, cos 60 +½ cos 120 -½ cos 120 की -½ याद रखना, बहुत काम आएगी। और cos 90 0। अब देखिए मैं एक यहाँ पे 2-3 बातें बताता हूँ बहुत काम की। इफ 2 वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ये काम आएगी। if two vectors have equal magnitude, और मान लो वो क्या है, a है, लेट a, इनका मैग्नीट्यूड a है, then their resultant are हैज मैग्नीट्यूड। बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, ये फिजिक्स में बहुत काम आएगी, 12th के सिलेबस में भी, 11th के में भी। देन दियर रिजल्टेंट आर हैज मैग्नीट्यूड, पहला r = 2a। सब समझा दूंगा, आप लिखते चलिए पहले। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, कैसे होगी सब समझा दूंगा। दूसरी बात, r की वैल्यू √3 टाइम्स a होगी अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो। तीसरा, r की वैल्यू √2a होगी अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। चौथा, r की वैल्यू a ही होगी अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होगी। पांचवा और आखिरी, r की वैल्यू 0 होगी अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। ये ऐसे रिजल्ट हैं जिनको ध्यान रखा जा सकता है। और वैसे तो मैंने वैल्यू काफ़ी सारी लिखी, लेकिन मैंने 5 ही टिक करी थी। कौन सी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा यही वो एंगल है कि r की वैल्यू 2a आई जब एंगल थीटा की वैल्यू क्या है, 0। कैसे आई? देखो देखो हमने देखा था पीछे, जब एंगल 0 होता था तो रिजल्टेंट की वैल्यू a + b होती थी। कितनी होती थी? a + b। और यहाँ दोनों बराबर हैं, a और b, तो a + b को हम a + a लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2a। बताया था, ठीक। इसी तरह से जब एंगल 180 था, यानी दो वेक्टर एंटी पैरेलल थे, तो याद है आपको मैंने बताया था सबसे कम वैल्यू आती है a - b, पर यहाँ a और b बराबर है, कहा है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड के a और a। तो a - b को a - a लिखेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0। ठीक है।
ये दो क्लियर हो गई। फिर एक तीसरा केस मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब एंगल 90 डिग्री होता है ये वाला, तो रिजल्टेंट आया था, याद हो तो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आया था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। सो रिजल्टेंट आ जाएगा √2a। कितना आ जाएगा? √2a। बात समझ में आई? ठीक है, तीन चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाता है सेकंड और फोर्थ वाला पॉइंट। सेकंड और फोर्थ वाले पॉइंट में जरा देख लो। रिजल्टेंट की वैल्यू हम लिखते थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी और ए बराबर है, और प्लस 2ab यानी 2a स्क्वायर और cos 60। अभी बताया cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, हाफ से 2 कट जाएगा, तो ये आया अंडर रूट में 3a स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट? √3a। कितना आएगा? √3a। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, फोर्थ वाला बचा। फोर्थ वाला सबसे खास है, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, बताऊंगा किस तरह के। अब देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और cos 120 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी कितनी होती है? -½ होती है। एंगल 120 है ना, तो इससे ये कट जाएगा और -a स्क्वायर बचेगा। -a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर कट के a स्क्वायर बचा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? a, यानी r की वैल्यू a आ जाएगी। r की वैल्यू a आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा फोर्थ वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सवाल पूछा जाता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उनका रिजल्टेंट सेम आ जाए। अगर ये पूछा जाए, इज इट पॉसिबल दैट टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड कैन हैव सेम रिजल्टेंट, तो आपका जवाब होना चाहिए यस इट इज पॉसिबल व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, तो ये पूछा जाता है थोड़ा डिफरेंट वे में कि कैन टू यूनिट वेक्टर, सुनो मेरी बात, कैन टू यूनिट वेक्टर हैव रिजल्टेंट एज यूनिट वेक्टर। यानी इसका मतलब हुआ कि दो वेक्टर एक एक मैग्नीट्यूड के हैं, यानी 1 यूनिट के हैं, तो क्या उनका रिजल्टेंट 1 यूनिट हो सकता है? बात तो वही हुई ना कि ए का रिजल्टेंट ए आ जाए, यानी 1 वाले का 1 आ जाए। सो दैट इज पॉसिबल व्हेन द रिजल्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 120 डिग्री। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 120 डिग्री, तब पॉसिबल होगा, ध्यान रहे। तो आर की वैल्यू ए आती है। ये खास है, फोर्थ वाला पॉइंट सबसे खास है और ये काफी हेल्प करने वाला है आपको। मैं अब इसको एक बार फिर से फटाफट से समराइज कर दूं। जब एंगल 0 होगा रिजल्टेंट 2a होगा, जब एंगल 60 होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही रट लो। जब एंगल 0 होगा तो रिजल्टेंट डबल होगा, ट्वाइस होगा। जब एंगल 60 होगा रिजल्टेंट √3 टाइम्स a होगा। जब एंगल 90 होगा तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स a होगा। और जब एंगल 120 होगा तो सेम आएगा, और जब 180 होगा तो 0 आएगा। ये 5 बातें तो आपको याद रखनी है, फिजिक्स में बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती हैं और वहां आपके लिए काफी हेल्पफुल होने जा रहा है। वेक्टर एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन कम मिलेंगे वेक्टर पे। मेडिकल में तो आते भी हैं, इंजीनियरिंग में इतने नहीं आते। मेडिकल में तो आते भी हैं, इंजीनियरिंग में नहीं आते। इंजीनियरिंग में क्या है, इनकी एप्लीकेशन यूज हो जाती है, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन यूज होती है, वो आपको ध्यान रखना है। और ये आसान चीजें हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखना क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे और इनका यूज करना आ जाएगा। अभी तो चीजें आसान है, कुछ एक चीजें मोस्टली चीजें आपको आती होंगी, बस थोड़ा सा ब्रश अप हो रही हैं। आप कहीं पढ़े होंगे, मैं मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है, हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं लग रही होंगी, और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब मैं कह रहा हूँ कि ये याद रखनी है तो मतलब याद करनी है, ये काम आएंगी, बहुत काम आएंगी, थोड़ा बहुत नहीं बहुत काम आएंगी। ठीक है, इसके अलावा 2-3 वैल्यू और हैं जो आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, ये आप नोट करते जाइए। जैसे कि इसमें एक वैल्यू और है साइन 37 की, एक और है कॉस 37 की, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये tan 37 आएगा। साइन 37 की वैल्यू बहुत यूज होगी, 3/5 होती है, याद कर लेना। कॉस 37 की वैल्यू 4/5 होती है। tan 37 की वैल्यू जब डिवाइड कर दोगे तो वो 3/4 आएगी। ठीक है, इसके साथ में एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है साइन का। 37 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 53 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 37 और 53 का सम 90 डिग्री होगा। कितना? 90। तो 37 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 53 है, तो इसकी जो वैल्यू आती है निकल के वो 4/5 आती है। कितनी? 4/5। फिजिक्स में बहुत यूज होगा ये। कॉस 53 की वैल्यू अगर आप लिखोगे, ये 37 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 53, तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो tan 53 आ जाएगा, और tan 53 की वैल्यू 4/5
3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4/3। अब आपको याद कैसे रखना है, मैं उसका एक तरीका सजेस्ट कर देता हूँ। ऐसे समझो, साइन में ये 37 है ना, साइन में 37 है ये वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटा एंगल छोटी वैल्यू और बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू। कैसे? आप देखो 37 में 3/5 है और 53 में 4/5 है। कोई भी एक वैल्यू याद कर लोगे ना तो दूसरी वैल्यू को बना लोगे, थोड़ा माइंड सेट करना पड़ेगा बस। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5। अब कॉस में उल्टा होता है, छोटा एंगल है, कॉस में छोटा एंगल है ये वाला, और छोटी वैल्यू है, सॉरी बड़ी वैल्यू है, और बड़ा एंगल है छोटी वैल्यू है, लेकिन साइन में उल्टा होता है। तो एक तरफ से याद कर लो, साइन की एक वैल्यू याद कर लो, साइन 37 3/5 है। अच्छा, ये जो भी वैल्यू आई है ना, इन सब में 3 4 5 आ रहा है, इसको पाइथागोरस की ट्रिपलेट कहते हैं। ऐसी एक ट्रिपलेट फिर 6 8 10 के लिए बन जाती है, और एक ट्रिपलेट बन जाती है 9 12 16 के लिए। ऐसी पाइथागोरस की ट्रिपलेट कहते हैं इसको। पाइथागोरस तो जानते ही हो आप। तो अब साइन 37 3/5 होता है, तो फिर साइन 53 4/5 हो जाएगा। और फिर cos 37 क्रॉस में वैल्यू ध्यान से देखोगे तो ऐसे क्रॉस में याद रख सकते हो, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू क्रॉस में, फिर बाकी 10 तो बना लोगे डिवाइड करके। ठीक है, चलो आज हम यहीं रुकेंगे, आपको नोट करना है तो नोट कर लो। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं इसी में आपको सब्ट्रैक्शन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई नया तरीका नहीं है, यही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही सब्ट्रैक्शन में यूज होता है। कैसे? मैं थोड़ा सा हिंट करूंगा, थोड़ा सा। जैसे आप जानते हो 5 - 3 है, इस 5 - 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 + -3, 5 + -3 लिख सकते हो आप। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें ये आपका 5 - 3 एक्चुअली क्या है? 5 का और -3 का क्या है? एडिशन है। किसका एडिशन है? 5 का और -3 का एडिशन है। 5 का और -3 का एडिशन है, ध्यान रहे, है ना। तो एक्चुअल में एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए भी। वहां पे क्या होगा? ए वेक्टर होगा -b। तो आप ऐसे सोचेंगे कि ए वेक्टर एक्चुअल में -b के साथ क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ए वेक्टर -b को आप लिखेंगे ए वेक्टर प्लस -b, यानी एडिशन ए का -b के साथ करेंगे, और -b का मतलब होगा b का डायरेक्शन रिवर्स करके ऐड कर देंगे। कल हम समझेंगे, और इसमें बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेंगे 2 3, वो मैं कल बताऊंगा। फिर एक नीट 2016 का एक सवाल मैं आपको कराऊंगा वेक्टर पे, नीट का, और आप पढ़ के कर लोगे बिना पेन एंड पेपर का यूज किए। कल करेंगे आप। टाइम ध्यान रखना, सुबह की क्लास का 8:15 से डेली कंटिन्यू करना है। आपके फायदे का बता रहा हूँ, फीस वही रहेगी, आप एक में करो या 2 में करो। ये नहीं कि दोनों बैच की वजह से मुझे कोई लालच है, मुझे कोई लालच नहीं, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं निकला है, जो निकला है वो सब कवर करा दूंगा। और जहां से मैंने आपको बोला है, अब तक मैंने 2 दिन से मना किया था, लेकिन प्रिज्म से आप कंटिन्यू करोगे सब समझ में आएगा। वो मेरी जिम्मेदारी है समझाना। आप पहले से माइंड मेकअप करके रहोगे कि मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे नहीं समझ में आएगा, तो फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जब पहले से ही सोच रखा है आपने कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं फेल हूँ, अगर ऐसा माइंड मेकअप कर लिया, नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल समझा सकता हूँ। वेक्टर आपकी शाम को क्लास रहेगी 7:30 से। सुबह 8:15 की क्लास में कंटिन्यू करिए, सेम लिंक है जो आपको दिया है, उसी लिंक से। अभी कल आज प्रिज्म की स्टार्टिंग ही हुई है, कुछ भी नहीं निकला आपका, कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, और जिस भी बच्चे का वेक्टर की शुरू की 2 क्लास रह गई हैं, अगर किसी को नोट्स चाहिए बता देना, टाइप्स निकले मैं भेज दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना। चलिए रुकते हैं आज हम यहाँ पे, कल मिलेंगे इसी टाइम 7:30 बजे, इस टाइम नहीं मतलब